हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो थ्योरी है जो एटम्स की दुनिया में सबसे पहली थ्योरी जिसे माना जाता है। एटम्स के बारे में जो सबसे पहले जो भी जानकारियां दी वो डाल्टन ने दी। डाल्टन की थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो हैं, फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट द माइन्यूट इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने एटम्स को सबसे पहले प्रकाश में लाया और उन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स एक ऐसे तत्व हैं किसी भी मैटर के जिन्हें आप और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव द सेम मास एंड साइजेस। इट मीन्स अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो हाइड्रोजन एटम चाहे वो वाटर में मौजूद हो या किसी और तत्व में मौजूद हो, लाइक लिथियम के हाइड्राइड में हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एनवायरनमेंट में मौजूद हो, जिस भी फॉर्म में हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा वो सभी हाइड्रोजन एक ही मास कंटेन किए हुए होंगे। इसे हम आइडेंटिकल मास कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इट मींस आप किसी भी तत्व का एटॉमिक मास सेम पाएंगे चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differs in properties and have different masses and sizes। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टीज लिए हुए होगा, ऑक्सीजन अलग प्रॉपर्टीज लिए होगा। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा डाल्टन ने बताया। नेक्स्ट पोस्टुलेट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। कंपाउंड तब बनेगा जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाएंगे और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिमेंट से मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, chemical reaction involve reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इस पोस्टुलेट को रिलेट कर पा रहे होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने भी यही कहा था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी इंटरकन्वर्टेबल। ये लास्ट पॉइंट भी यही कहता है। अब हम देखते हैं कि डाल्टन ने थ्योरी तो दी लेकिन इनकी थ्योरी में कमियां कहां पर थी। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो माइन्यूट इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना है, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एटम है उसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरीके के कई और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट उनका गलत साबित हो गया। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम मास लिए हुए होते हैं। शायद उस समय उन्हें आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो तत्व होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होता है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझे तो एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस है, तो ये पॉइंट भी गलत साबित हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो किसी भी मैटर के रीऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी मास के रीऑर्गेनाइजेशन से होगी, उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये बात भी आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन से बिल्कुल अलग है, जबकि आइंस्टीन की इक्वेशन कहती है कि कोई भी मैटर को, किसी भी मास को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो करें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में थे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 2 लॉज से भी रिलेट कर पाती है। पहला, लॉ ऑफ मास एक्शन, इट मींस मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन 2 लॉज को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है। ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लेकिन रियलिटी ऑफ एटम कुछ अलग है। आइए समझते हैं क्या है एटम। एटम किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है। इस एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज,
प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा और भी कई टाइप के पार्टिकल्स हैं जो किसी एटम में पाए गए हैं। इनमें से कुछ पाई मेसॉन, हिग्स बोसॉन और इस तरह के 18 तरीके के अलग पार्टिकल्स इसमें पाए गए हैं। तो एटम्स के इतने सारे पार्टिकल्स का पता कैसे लगा? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 1945 में यूरोपियन यूनियन ने सान नाम की एक संस्था बनाई और उस संस्था में वेरियस साइंटिस्ट को अपॉइंट किया गया जो कि पार्टिकल फिजिक्स को और आगे ले जाने वाले थे। इन छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को जो कि डिवाइड हो रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए 1998 से 2008 के बीच उन्होंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लार्ज हेड्रल कोलाइडर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। वो इंस्ट्रूमेंट कोलिजन थ्योरी पर डिपेंड करता है। ये जैसे आप एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझिए, माना आप कांच की दो चीजों को आपस में टकराते हैं, तो टकराने पर क्या होगा? टकराने पर आवाज तो आएगी ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जब वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल्स उसके इनिशियल पार्टिकल्स से जिससे वो मिलकर बना है। कुछ ऐसा ही होता है लार्ज हेड्रल कोलाइडर में। लार्ज हेड्रल कोलाइडर में दो एटम्स को आपस में टकराया जाता है और टकराने के बाद वो उसी चीज में टूट जाता है जिससे वो मिलकर बना है। और उसी दौरान खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साथ में हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल्स की। पाई मेसॉन पार्टिकल भी उनमें से एक है। जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैं, इन्हें हम पार्टिकल्स ऑफ गॉड भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी एटम को, किसी भी तत्व को, किसी भी मैटर को मास तभी मिलेगा जब वो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स उसमें मौजूद होंगे। ऐसे ही हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसीलिए कई बार हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ऐसा मास कहां से आया इनमें? हिग्स नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल को थ्योरेटिकल फॉर्म दिया, मैथमेटिकल फॉर्म दिया, उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट में जिस तरह से अलग अलग स्पेयर्स मौजूद होते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और हिग्स फील्ड, ये फील्ड्स मौजूद होते हैं। तो पार्टिकल्स जब हिग्स फील्ड से होकर गुजरते हैं तो वो मास गेन कर लेते हैं। अब कुछ पार्टिकल्स कम मास गेन करते हैं और कुछ पार्टिकल्स ज्यादा गेन कर लेते हैं। इसी में फोटोन भी आते हैं। फोटोन हिग्स पार्टिकल से या हिग्स स्फीयर से बिल्कुल भी मास गेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो मासलेस होते हैं। एक बात तो जो और समझने वाली है वो है मास और वेट। मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मास किसी भी सब्सटेंस का एक्चुअल वेट होता है, जबकि वेट में ग्रेविटी भी जुड़ जाती है। इट मींस मास, चाहे आप यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर पर चले जाओ, मार्स पर, मून पर, जुपिटर पर, किसी भी कॉर्नर पर चले जाओ, आपका मास फिक्स रहेगा। चेंज आएगा केवल आपके वेट में, क्योंकि हर जगह ग्रेविटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ that expresses to how many times an atom of the element is heavier than 1/12 of the mass of carbon atom is called atomic mass. Atomic mass हम कार्बन 12 के बेसिस पर, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। उनमें से हम C12 को लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अबेंडेंट एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट है वो है C12, कार्बन का 12 एटॉमिक मास लिए हुए जो आइसोटोप है। C13 कम पाया जाता है एनवायरनमेंट में और C14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसीलिए हम C12 को ही लेते हैं। कार्बन की एबंडेंस के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पेड़ पौधों में, इवन हम में, पेट्रोलियम, सारी चीजों में, जितनी भी लिविंग चीजें हैं उन सभी में कार्बन अवेलेबल है ही। तो जो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम का वेट हम 12 मान के चल रहे हैं और 12 में से इसके 12 पीसेस अगर किए जाएं, इसके 12 पीसेस करने पर इस तरह से आप 12 पीसेस करेंगे और उनमें से जो एक पीस है, इसके मास को हम एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहते हैं। इसी एक कार्बन एटम के 1/12 मास को लेकर ही हम बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का वेट मेजर करते हैं। जो ये 1/12 मास है कार्बन एटम का, यही डिसाइड करता है कि किसी और एटम का मास
कितना है। इसे आप इस तरीके से समझिए, अगर आप मार्केट कोई चीज लेने जाते हैं तो उस चीज को आप तोलने के लिए क्या करते हैं, या तो वेइंग मशीन का यूज करते हैं या फिर आप एक वेट दूसरी तरफ रखते हैं जिसे आप कांटा कहते हैं। उस कांटे में एक तरफ आप वेट रखते हैं और दूसरी तरफ आप वो सामान रखते हैं और कहते हैं कि 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया। तो ये किलो कहां से आया, ये किलो हमने एक ऐसी यूनिट को पकड़ा और कहा कि इस मास को हम 1 किलो मान लेंगे, ऐसे स्केल्स के इसको 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसे हम 1 मीटर मान लेंगे। तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। और उसी तरह से केमिस्ट्री में जब एटम्स के वेट को कैलकुलेट करना था तो तब भी हमने कार्बन 12 को बेस में रखा और कार्बन 12 में से एक पार्टिकल या एक पार्ट 1/12 पार्ट को हमने एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में रख लिया। अब इस एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास को लेकर ही हम सारे यौगिकों का, सारे तत्वों का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट रख दी जाती है, जो कि मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन के 12 टुकड़े किए जाएं, एक एटम के 12 टुकड़े किए जाएं और उनका एक टुकड़ा लेकर के 1/12 पार्ट लेकर के उसको एक यूनिफाइड मास घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का हम तब यूज करते हैं, वैसे मोस्टली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एवरेज एटॉमिक मास ही लिखा होता है। एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं दो आइसोटोप्स का वेट और उसका एवरेज निकाल करके। आइए समझते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कहता है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम्स। अगर किसी में आइसोटोप्स 2, 3, 4, 5 कितने भी हैं, उन सभी आइसोटोप्स का वेट और उनकी अबेंडेंस को लेकर के हम फाइनली एक कैलकुलेशन करते हैं और उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कार्बन को के 12 आइसोटोप को हम लेंगे, उसमें से एक पार्ट लेंगे और उस पार्ट से रिलेट करके हम किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालेंगे। और जब इसे हम आइसोटोप्स को ध्यान में रखकर नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 एक एग्जांपल की फॉर्म में हम इसे लेते हैं, तो नाइट्रोजन 14 का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है और नाइट्रोजन 15 का जो एटॉमिक वेट है वो 15 है और इनकी एनवायरनमेंट में एबंडेंस 99.33% फॉर नाइट्रोजन 14 एंड 0.67% फॉर नाइट्रोजन 15 है। अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो ये होगा 14 मल्टीप्लाइड 99.33 प्लस 15 मल्टीप्लाइड 0.67। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका एवरेज एटॉमिक मास 15 निकल करके आता है, इसीलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 मान लिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली कुछ भी नहीं, हम नॉर्मल एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 कहते हैं और जब उस 16 को ही हम 16 ग्राम लिख देंगे तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन इसका एटम के ग्राम में होने से कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मली ऑक्सीजन का वेट 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, लेकिन जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, ये केवल मास है ऑक्सीजन का। ग्राम एटॉमिक मास है जब हम एटॉमिक मास को ही ग्राम में डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब हम वेरियस एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हम उन मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे छोटे एग्जांपल से लेते हैं, वाटर हमने लिया, वाटर में H2 और ऑक्सीजन 1 होता है। सभी के एटॉमिक मासेस हम पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, 1 to 30 वैसे नॉर्मली हमें याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है इसीलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि 2 एलिमेंट का सम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का साइन लगेगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो H2O का टोटल एटॉमिक मास 18U या 18 AMU निकल करके आता है। नेक्स्ट हम CH4 लेते हैं, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। अब ये टोटल निकल करके आता है 16U या 16 AMU। और कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, C6H6 ये बेंजीन है। अगर हम इसे देखें तो कार्बन
12 multiplied by 6 plus hydrogen 1 multiplied by 6. 72 plus 6 equal to 78 AMU. और इसी तरह के और भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, और भी कंपाउंड्स हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल C2H5OH. C2H5OH इज एथिल अल्कोहल. नॉर्मल जो शराब आती है जिसका रुझान पहाड़ों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या यंग जनरेशन में भी आजकल इसका रुझान कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका एटॉमिक वेट निकाल करके देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके देखते हैं. कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ऑक्सीजन 16. हाइड्रोजन 5 छोड़ना होकर के 6 है, इसीलिए हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं. तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16. तो ये हो गया 46 एथिल अल्कोहल का एटॉमिक वेट. आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके जरूर कमेंट कीजिएगा. ये आपका होमवर्क होगा. इन कुछ एलिमेंट्स को कमेंट सेक्शन पर इनका मॉलिक्यूलर मास जरूर बताइएगा. नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास को हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं. आयनिक कंपाउंड जो कि क्रिस्टल लैटिस में कंप्लीटली फिट होते हैं, उनमें कैटायंस और एनायन के नंबर में डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए उनको हम फॉर्मूला मास से कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट को कैटायन, नेगेटिव पार्ट को एनायन कहते हैं. तो दो पार्ट उसमें अवेलेबल होते हैं और उनका एटॉमिक मास नॉर्मली नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए उसके लिए फॉर्मूला मास को प्रपोज किया गया है. फॉर्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैटायंस इनटू इट्स एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एनायंस इनटू इट्स एटॉमिक मास. इस तरीके से हम फॉर्मूला मास NaCl, कुछ इसके अलावा KCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा और भी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी का फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.